हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। उसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो, परिमेय संख्याएं होगी जिन्हें आप p बटा क्यू में लिख पाओ, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है मतलब q, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p बटा क्यू में लिख पाओ और नीचे वाला पार्ट क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। तो p बटा क्यू रूप वाली सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे यदि कोई सिंगल नंबर भी है, जैसे 5 है, इसके बट्टे में आप 1 लगा लोगे तो ये एक परिमेय संख्या है। 0 है, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टे में आप 1 डाल लोगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें 22/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। और जब हम बात करें देखो 3.14, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे भी p बटा क्यू में लिखा जा सकता है, p बटा क्यू में लिख सकते हैं। ये p बटा क्यू में पहले से ही है। और यहाँ पे 0/1, ये भी p बटा क्यू रूप है, ये भी p बटा क्यू रूप है। इसलिए इन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, मतलब जिन्हें p बटा क्यू में आप लिख पाते हो आसानी से। और कभी कभार देखो ऐसा भी होता है 1.444 ऐसे। देखो, ये रिपीटेशन वाली जितनी भी संख्याएं होती है दशमलव के बाद में, इसका मतलब वो भी किस में आता है, परिमेय संख्याओं में आता है। तो ये भी परिमेय संख्याएं होती है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, उनकी बात करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे देख रहे हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याएं देखो जिन्हें आप p बटा क्यू में नहीं लिख पाते हो, नहीं लिख पाते, नहीं लिख पाते, ये सारी की सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती। जैसे हम लोग बात करें पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग बात करेंगे पाई का मान यदि हम लोग देख रहे हैं 22/7 होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पाई है ना, उसकी वैल्यू ना तो देखो 22/7 होती है और नहीं 3.14 होता है। पाई की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो 3.14 के आगे भी कुछ होती है। और ध्यान में ये रखना है कि पाई की जो वैल्यू है उसके अंदर जब भी दशमलव की बात करते हैं, दशमलव के बाद में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, जिस कारण से हम लोग उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई का जो मान हम लोग काम में लेते हैं 22/7 या 3.14, केवल वो गणितीय गणनाओं के लिए काम में लेते हैं। और पाई एग्जैक्ट की बात करें तो वो क्या आता है, अपरिमेय संख्याओं में आता है। एक होता है देखो ई, इसकी वैल्यू भी होती है 2.71 के लमसम। इसको बोला जाता है, ये हम लोग लोग में काम में लेते हैं, लोग के बेस के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ई को 2.71 से आगे इसकी वैल्यू होती है, इसका भी रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसको भी अपरिमेय संख्या में लिया जाता है। फिर हम लोग बात करें जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल मान, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल मान हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। और कोई भी जो संख्या है दशमलव के बाद में रिपीटेशन नहीं हो, देखो नॉन रिपीटेड, ये रिपीटेशन नहीं है, यहाँ देखो 02, 002, 000, इस प्रकार से ये संख्याएं चल रही है। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं वो किस में आती है, अपरिमेय संख्याओं में आती है, जिन्हें हम p बटा क्यू में नहीं लिख सकते। किसी को भी इनको p बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं देखो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है और अपने पास में अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को हम लोग संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो संयुक्त समूह है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। मतलब हम लोग जैसे मान लो लिखे यहाँ पे 5 लिख दिया, बोला जाए ये संख्या कौन सी है तो हम कहेंगे ये रियल है। और रियल में भी कौन सी है, परिमेय है। हम लोग कहेंगे कि भाई ये लिखा हुआ है पाई, लिखा हुआ है पाई, क्या है तो हम लोग कहेंगे एक रियल नंबर है। और रियल में भी कौन सा, एक अपरिमेय नंबर है। हम लोग कहें कि भाई √11 की बात करें, √11 की बात करें तो √11 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल, ये रियल नंबर है। तो हम लोगों को इस बात की ध्यान में रखनी है। और देखो रियल की एक डेफिनेशन और ली जा सकती है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग, जिनका वर्ग धनात्मक हो, वर्ग क्या हो, धनात्मक हो, वो संख्याएं क्या होती है,
वास्तविक संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करें और वर्ग जो मान है वो क्या आए, धनात्मक आए, वो संख्याएं क्या होती है, हमेशा वास्तविक संख्याएं होती है। कुछ संख्या तो काल्पनिक संख्याएं भी होती है। काल्पनिक संख्याओं की हम लोग बात कर लेते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, जिनका वर्ग की बात करें हम लोग, वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, वर्ग क्या हो, ऋणात्मक। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे हम लोग बात करें, देखो रूट के अंदर -2 लिखा हुआ है, इसका आप वर्ग करोगे तो देखो रूट में -2 का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा और कितना आएगा, -2 आएगा। देखो देखो ऋणात्मक आया इसका वर्ग। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, वो काल्पनिक संख्याएं होती है। ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। संख्याएं अपने पास में दो ही है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। लेकिन हम लोग जब 10वीं तक की बात करते हैं, 10वीं तक हम लोग केवल रियल नंबर की बात करेंगे, कभी भी काल्पनिक नंबर की बात नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग 11वीं क्लास में जाएंगे, आगे की क्लास में काल्पनिक नंबर के बारे में भी थोड़ी सी बात करी जाती है। तो इन बातों का हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आगे, देखो अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, ये भी हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा, एक गणित वाला एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, किसी भी संख्या का भाग न जाए, ये संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। जैसे हम लोग बात करें 2, एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 का ही भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। फिर हम बात करें 3, फिर बात करें 5, फिर बात करें 7, फिर बात करें हम लोग 11, ये जितनी भी संख्याएं होती है सारी की सारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद में एक बात और लिख सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके, जिनके केवल, केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो। कहने का मतलब देखना, जैसे हम लोग बात करें इस 2 की, 2 के हम लोग गुणनखंड करेंगे, या तो इसको 1 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 1 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक अभाज्य संख्या है। 11 की बात कर लो तो 11 को हम लोग केवल ये लिख पाएंगे 1 × 11 और 11 × 1, तो ये भी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का डिवाइड हो और 1 का डिवाइड हो, किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वह संख्याएं क्या होती है अपने पास में, अभाज्य संख्याएं होती है। या फिर हम लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। 2 ही गुणनखंड कौन से, संख्या × 1 या 1 × संख्या, ये हम लोगों को थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं को परिभाषित किया जाता है। और भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, अब देखो हम लोग देखते हैं, अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी और नंबर से भी, किसी और संख्या से भी, संख्या से भी विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग तो जाए और 1 का भाग भी जाए, लेकिन किसी और का भी भाग जाना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें 4, देखो 4 में 4 का तो जाता ही है, 1 का भी जाता है, और एक संख्या जैसे 2 उसका भी इसमें डिवाइड होता है। फिर हम लोग बात करें 6, ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 का और 3 का देखो अलग से भाग जाता है। फिर हम लोग बात करें 9,
देखो 9 के अंदर भी आपको पता है अलग से संख्या 3 का भाग जाता है, खुद का जाता है 9 का जाएगा 1 का जाएगा, अलग से संख्या का भाग जाना चाहिए, तो 3 का डिवाइड होता है। और इसके बाद में हम लोगों ने मान लो 12 की बात कर ली, 10 की बात कर ली, ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं। अब देखो कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है नोट में, कि जो एक होता है गणित वाला, ये एक, ये न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य, और न ही अभाज्य होता है, न ही अभाज्य, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात, दो जो होता है, ये दो, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना गया है। फिर उसके बाद में नंबर 3 बात, जो 4 है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा गया इसको, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये जो भाज्य संख्याएं होती है ना, इनको संयुक्त संख्याएं भी बोला जाता है, संयुक्त संख्याएं, इनको संयुक्त संख्याएं भी कहा जाता है, संयुक्त संख्याएं। और इसमें हम लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जो ये 2 होता है वो सम अभाज्य संख्या होती है, साथ में सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या, अभाज्य तो है ही, और हमें पता है ये सम भी है। सम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड होता है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो वो सम संख्या ही होती है। तो ये सम भी है और अभाज्य भी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो ये बातें 2-3 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट बातों में आ जाती है, तो ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इनकी बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, क्या होते हैं प्राइम फैक्टर, उनकी हम लोग बात करेंगे। देखो जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 280, इसके प्राइम फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने, तो अभाज्य गुणनखंड का देखो मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने को भाज्य संख्या दे रखी है, आप हमेशा उसको तोड़ोगे छोटे छोटे गुणनखंडों में, तो वो सारे के सारे गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या आएगी, इसलिए उन गुणनखंडों को क्या कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है उसी से आपको भाग देना शुरू करना है, और अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना। जैसे हम लोग बात करें दो एक अभाज्य संख्या, क्या इसमें डिवाइड हो रहा है? हो रहा, तो करो, ये हो जाएगा 140। फिर 2 का देखो इसमें भी डिवाइड होगा, हो जाएगा 70। फिर 2 का इसमें डिवाइड होगा, आधा करते जाओ, देखो 2 का जब भाग दे रहे 35 हो गए। फिर हम लोग देखो इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, क्या 3 का डिवाइड करने के लिए ध्यान में रखो संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो योग यहाँ पे विभाजित है नहीं क्योंकि योग 8 हो रहा है, जो कि 3 से विभाजित होगा नहीं। फिर उसके आगे आपको 4 का भाग नहीं देना है, सीधा देना 5 का, अभाज्य संख्या ही लेनी है आपको इधर। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें, देखो 5 का डिवाइड हो रहा है, कितनी बार? 7 टाइम, और फिर 7 का 1 टाइम, तो ये हमारे पास में 280 के क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हम लोग और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे मान लो 360 की बात करें, 360 के अभाज्य गुणनखंड करने हम लोगों को, तो 360 के करने सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, देखो आ जाएगा 180। फिर 2 का करेंगे देखो 90, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 45। अब यहाँ पे देखो संख्याओं का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 का भाग लगा देते, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार, 15 × 45। फिर उसके बाद हम देखो और 3 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, और फिर 5 का भाग 1 बार। अब हम लोगों को इस चीज को ऐसे लिखना है कि 280 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखना है इसको, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में। तो देखो 2 की पावर कितनी आएगी? 1, 2 और 3, ये 3 पावर आएगी। देखो 5 की पावर कितनी आएगी? देखो 1 पावर आएगी। 7 की पावर कितनी आएगी? देखो 1 पावर आएगी, 7 की पावर भी 1 ही आएगी। इसमें बात करें हम लोग, देखो 360 लिखा हुआ है, 360 में देखो 2 की पावर कितनी है? 1, 2 और 3 पावर है, देखो 2 की पावर 3। और फिर देखो 3 कितनी बार है इसमें? 2 बार, तो 3 की पावर आ जाएगी 2। और 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की पावर आ जाएगी 1। अब यहां से देखो अगला क्वेश्चन बना लेता है कि भाई 280 है, उसके अभाज्य गुणनखंड जितने भी होंगे उनके घातों का योग कितना होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं
280 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, ये हम लोगों को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। देखो घातों का योग 3 और 1 4, एक कितना हो गया 5, तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना हो गया 5 हो गया। कभी कभार आगे भी क्वेश्चन बना लेता है कि 280 में जो 2 आएगा अभाज्य गुणनखंड, उसकी घात कितनी आएगी तो 3 आएगी, 7 की घात कितनी आएगी तो 1 आएगी, 5 की घात कितनी आएगी तो वो भी 1 आएगी। 360 में 3 की घात कितनी आएगी, 3 की घात कितनी आएगी 2 आएगी, 3 की घात कितनी आएगी 2 आएगी, 3 की पावर। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई 3 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड पर जो आधारित क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर बार यही पूछा गया है बोर्ड के क्वेश्चन में कि घातों का योग कितना होगा। ये भी पूछ लेता है घातों का योग कितने से विभाजित है, ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में ये ऑप्शन दे देता है 1 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, जैसे ऑप्शन दे देता है कितने से विभाजित है। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो अभाज्य गुणनखंड यदि हमने कर लिया तो फिर 2 नंबर का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फिर 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब देखो जैसे अपने पास में ये 2 ही नंबर है, देखो ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर की हम लोग बात कर देते हैं। ये 2 नंबर दिए हुए, एक तो दिया हुआ है 280 और एक दिया हुआ 360। हम लोगों को बोला गया कि इसका आप लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी पता करना है, एचसीएफ कितना और एलसीएम कितना है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो एचसीएफ में बात क्या ध्यान में रखनी है और एलसीएम में बात क्या ध्यान में रखनी है। एचसीएफ में ध्यान रखना है कि भाई जितनी भी ये पावर आ रही है तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई दोनों के अंदर कॉमन कौन है, तो कॉमन की छोटी घात लेनी है इसमें, कॉमन की छोटी घात, और यहां पे कॉमन की बड़ी घात लेनी, कॉमन की बड़ी घात। और एक बात और ध्यान में रखनी है, प्लस जो कॉमन नहीं उसकी भी बड़ी घात, उसकी भी बड़ी घात लेनी। ये बात हम लोगों को नोट डाउन कर लेनी है कि भाई जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ के अंदर कॉमन की छोटी घात लेनी है और एलसीएम में कॉमन की बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है उसकी भी कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है। ये बात हम लोगों को नोट डाउन करनी है। इसके बाद में हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उनकी एचसीएफ और एलसीएम वैल्यू निकालते हैं, एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा। अब हम लोग देखो आगे चलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम लोग 2 संख्या की बात करते हैं। जैसे हम लोग ने ले लिया 6 और 72 का एलसीएम व एचसीएफ कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम है कि ये जितने भी नंबर दे रखे इनके अभाज्य गुणनखंड करो। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड, इनकी बात कर लेंगे। तो देखो इनके सबके अभाज्य गुणनखंड इधर साइड में कर लेने चाहिए क्वेश्चन पेपर में, तो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें करने, साइड में ही करने उनको। 6 का डिवाइड, 6 में देखो 2 का डिवाइड जाएगा 3 बार और 3 का फिर 1 बार। फिर इसके नीचे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, 72 की। पहले 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। इस प्रकार से हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखो 2 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 और 3 आए, तो 2 की पावर 1 आई और 3 की पावर भी 1 आई। फिर हम लोग बात करते हैं 72 के, तो 2 की पावर तो कितनी आ रही है, देखो 3 आ रही है, और 3 की पावर कितनी आ रही है, देखो 2 आ रही है। इस प्रकार से हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर लेने हैं और आराम से करना है। अब गलत नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड गलत हो गई तो फिर एचसीएफ और एलसीएम गलत हो गए। अब एचसीएफ की बात करनी है, देखो किस किस का, 6 72 का।
और एक हम लोग बात करेंगे एलसीएम, किस किस का, 6 का और 72 का। देखो एचसीएफ में क्या लेना है, अभी हमने बात करी थी। एचसीएफ का मतलब पहले तो देखना है कॉमन, और कॉमन की छोटी घात लेनी है। देखो कैसे, देखो दो यहां भी है, दो यहां भी है, कॉमन है दोनों में, दो यहां भी है, यहां भी है, कॉमन है। इसकी छोटी घात लेनी है, छोटी घात 1 है, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर इंटू, देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, मतलब दोनों में है, मतलब कॉमन है, और उसकी छोटी घात लेनी है, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी, देखो 1 आ जाएगी, ये 3 की घात है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अपना एचसीएफ हो गया। अब हम लोगों को बात करनी है एलसीएम। तो एलसीएम में ध्यान क्या रखना है, कॉमन की लेनी है बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है उसकी भी बड़ी घात। तो देखो सबसे पहले यहां 2 लिखा हुआ है, यहां भी 2 लिखा हुआ है, कॉमन है, इसकी बड़ी घात लेनी है, तो 2 की घात 3 आ जाएगी इंटू। अब यहां बात करें, यहां भी 3, यहां भी 3, तो कॉमन है, उसकी बड़ी घात लेनी है, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कॉमन नहीं वाला तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई और भी होता नंबर, यहाँ 5 होता या और कोई 7 होता, तो उनको भी हम लोग लेते। अभी आगे बात करेंगे एक आध क्वेश्चन में होगा। तो ये कितना हो गया, देखो 8, ये कितना हो गया 9, 9 अट्ठे कितना हो गया 72, 9 अट्ठे कितना हो गया 72। तो इनका एलसीएम तो आया ये और एचसीएफ आया ये। तो ये बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं दो संख्याओं का। एक बात हम लोग और ध्यान में रखते हैं, देखो दो जो संख्याएं हो ना, दो संख्याएं, उन दो संख्याओं का किन्हीं भी दो संख्याओं की बात कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणा करेंगे तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इन्हीं की आप बात कर लो, इन्हीं संख्याओं की बात कर लो, देखो इधर संख्या है 6 और 72, गुणा करेंगे उतना ही आएगा जितना एलसीएम और एचसीएफ का आप गुणा करोगे। तो दो संख्याओं के लिए बात ध्यान में रखनी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो तीन संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अब वो जरूरी नहीं है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर है, ये जरूरी नहीं है साहब। तीन संख्याएं यदि अपने पास में है तो जरूरी नहीं है कि उनका एचसीएफ और एलसीएम आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है, तो कभी कभार सत्य असत्य प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो तीन संख्याओं की बात करेंगे, तीन संख्याओं का जो गुणनफल है उनका एचसीएफ और एलसीएम कभी भी क्या नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। बराबर आए तो एक ही कंडीशन में आ सकता है, तीनों संख्या आपस में बराबर हो, तीनों संख्या समान हो तो ही हो सकता है, वरना संभव नहीं। ये बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस पर बेस तो क्वेश्चन भी पूछता है बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, उनका एचसीएफ दे दिया, एलसीएम बताओ। एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, उनमें से एक संख्या दे दी और दूसरी संख्या पूछी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो वो भी इसी फार्मूले के माध्यम से निकाली जाएगी। हाँ तो आगे बात करते हैं, देखो 336 लिखा हुआ और 54 लिखा हुआ है, इनका हमारे को एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनफल करेंगे, पहला काम है अभाज्य गुणनफल। विधि से यदि कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनफल करो। इसमें सबसे पहले देखो 2 का डिवाइड करो, 16 और इधर 8, फिर 2 का करेंगे, देखो 8 और 4, फिर 2 का करेंगे 4 और 2, फिर 2 का करेंगे देखो 2 और 1, आधे करते जाओ हर बार। अब 2 का नहीं जाएगा, देखो संख्याओं का योग 3 बन रहा है, 3 में 3 का डिवाइड होता है, योग में यदि डिवाइड हो जाए संख्या डिवाइड हो जाएगी 3 से 7 बार, और फिर 7 का डिवाइड करेंगे एक बार। फिर हम लोग बात करें 54 की, तो ये आ गया 54, 54 में 2 का डिवाइड होगा 27 बार, 27 में फिर 3 का डिवाइड होगा 9 बार, 9 में फिर 3 का 3 बार, और फिर 3 में 1 बार, इस प्रकार से। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 336 है, उसके अभाज्य गुणनफल क्या है, 2 की पावर तो कितनी आई, देखो 1 2 3 और 4, 2 की पावर तो 4 आई, इंटू 3 की पावर 1 ही आई है और 7 की पावर 1 आई है, देखो। फिर हम लोग बात करते हैं 54, तो यहां देखो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3,
2 की पावर देखो 1 ही है, 3 की पावर कितनी बार है, 3 बार। अब हम लोग आगे बात करते हैं इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे और इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ में हमने अभी पढ़ा था कॉमन की छोटी घात लेनी होती है। तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी, इसकी छोटी घात 2 की घात 1। फिर 3 की बात करें तो देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन की कौन सी घात लेनी है, छोटी घात। तो 3 की घात यहां पर भी कितनी आ जाएगी, 1, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब देखो 7 की यदि आप बात करते हैं ना, 7 इसमें नहीं है, कॉमन होना चाहिए बस। एचसीएफ में यही ध्यान रखना है, कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ में कॉमन ही होना चाहिए। अब यहां पर बात करें एलसीएम की, एलसीएम की बात करें तो 2 की पावर देखो कॉमन की बड़ी घात 2 की पावर 4, यहां भी कॉमन की बड़ी पावर 3 की पावर 3। अब देखो जो कॉमन नहीं है उसकी भी बड़ी घात लेनी है, तो कॉमन देखो 7 यहां नहीं है, कॉमन नहीं है तो इसकी बड़ी घात कितनी हो जाएगी, ये 7 ही रह जाएगी, क्योंकि पावर एक ही है। कॉमन नहीं है फिर भी लेना है, ये ध्यान रखना है, बड़ी पावर लेनी है। बड़ी पावर का मतलब जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे कितना आ जाता है, 7 की पावर 2 हो जाती, और यहाँ मैं बात करता यहाँ 5 की पावर मान लो 3 हो जाती, तो यहाँ ये तो देखो कॉमन की कंडीशन में आ जाता 2 पावर आती, लेकिन ये 5 की पावर फिर 3 ली जाती। 3 संख्याओं में और भी ये बात बेटर समझ में आती है, 3 संख्याएं जब होती है, तो ये बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। उसके बाद में इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 बच गए 4, 18 हो गए इंटू 16। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 189 इंटू 16, तो ये हो गया 54, 48 और फिर हो गए 5 53, 6 और ये 5 मिलके होगी 11, यहाँ जाएगा 9 8 और 1 4, इधर 2 0 3, तो ये हो गया 30 24, 30 24, मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से देख लेना, 30 24। इस प्रकार से इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 30 24 आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, वही बात, क्या दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या बराबर आता है, तो वो हम देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 336 इंटू 54, और 336 इंटू 54 का मतलब देखो 336 को क्या करेंगे, 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 24, 2 हासिल चला गया, 12 फिर हासिल चला गया, फिर 12 और ये कितने हो गए 13, 30 फिर 3 हासिल चला गया, 15 और 3 कितने हो गए 18, फिर 1 हासिल चला गया, 15 और 1 कितने हो गए 16, 4 4 1 यहाँ 8 और 1, मतलब ये कितना हो गया 18 144 हो गई इनका मल्टीपल। क्या इनका एलसीएम और एचसीएफ भी उतना ही आएगा क्या, तो उतना ही आएगा, यदि उतना नहीं है तो फिर मिस्टेक है। देखो इनटू में कितना लिख दिया 6 लिख दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एचसीएफ 6 है और ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14, फिर 1, तो ये यहाँ लिख दिया 6 3 18। देखो दोनों चीजें आपस में क्या आई है, बराबर आई है, तो दोनों चीजें आपस में बराबर आई है, इसका मतलब इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो एकदम करेक्ट है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो ये बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पता करते हैं, दो। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं तीन संख्याओं की, जैसे 6 72 और 120, इनका हम लोगों को एचसीएफ व एलसीएम पता करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में शायद 2024 में यही पूछा जाएगा अब की बार पहले चैप्टर से, ये ध्यान में रखनी है बात। 6 72 120। अब देखो इनके सबसे पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो 6 के तो हम लोगों को पता है 2 इंटू 3 लिखते हैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 की बात करते हैं तो इसको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। और फिर बात करते हैं 120, 120 की बात करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो 12 इंटू 10 लिख लो। इसकी बात करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5। तो हम लोग लिख देंगे इसको 2 की पावर तो कितनी होगी 3
3 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो इनका एचसीएफ लिखते हैं सबसे पहले तो, और फिर लिखेंगे एलसीएम। तो देखो एचसीएफ कॉमन की छोटी घात लेनी है, तो 2 की घात 3 ही है, 3 ही है और 1 ही है, तो कॉमन की छोटी घात 2 की घात 1 आएगी। फिर 3 की घात 1 ही है, 3 की घात 2 ही है, 3 की घात 1 ही है, तो सबसे छोटी घात 3 की घात 1 ही है। 5 यहाँ है लेकिन बाकी में नहीं है, इसलिए इसको लेना नहीं। तो ये हो गया देखो 6। फिर हम लोग बात करें एलसीएम की, तो कॉमन की बड़ी घात लेनी है, तो कॉमन की बड़ी घात देखो 3 है, 2 की घात 3। फिर देखो 3 की घात 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 की घात 1 यहाँ, तो बड़ी घात लेनी है 3 की घात 2 है देखो, और जो कॉमन नहीं है उसकी भी बड़ी घात, ये एक ही संख्या बची है जो कॉमन नहीं है। तो यहां आ जाएगा देखो 8, यहां आ जाएगा 9 इंटू 5, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, कितना हो गया 360। ये दो आंसर हम लोगों को थोड़े ध्यान में रखने, क्योंकि ऐसा सवाल है जो पेपर में पूछा जा सकता है बोर्ड वाले एग्जाम में। तो इस प्रकार से उसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम पता करेंगे इस प्रकार से। और 3 संख्याओं की जब बात करें तो आपको पता ही कि भाई इनका जो गुणनफल है उनके कभी भी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर संभव नहीं है। कब तक, जब तक तीनों संख्याएं आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो ये बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है 3 संख्याओं को। अब देखो एक बात हम लोगों को छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है। देखो कभी भी मान लो हम लोगों के पास में 2 या 3 कितनी भी संख्याएं, जैसे मैं बात करूं एक 17 की बात कर लें, एक 23 की बात कर लें, एक 29 की बात कर लें, ये और ये और ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो जब भी अभाज्य संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं तो इनके गुणनखंड जब भी करेंगे तो 17 का गुणनखंड 1 इंटू 17 ही लिख सकते हैं हम लोग, 23 का गुणनखंड हम लोग 1 इंटू 23 ही लिख सकते हैं, और इसका 29 का हम लोग 1 इंटू 29 ही लिख सकते हैं। ऐसे इनके गुणनखंड कर लिए। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, यदि अभाज्य संख्या है सारी की सारी, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उनका जो एचसीएफ है हमेशा 1 होगा। एलसीएम की बात करें तो वो हमेशा संख्याओं के गुणनफल के क्या आएगा, बराबर आएगा, इनका जो गुणन करने पर जो संख्या आएगी उसके बराबर आएगा। तो एचसीएफ तो हमेशा 1 ही होगा, लेकिन एलसीएम जो होगा तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। क्यों कॉमन देखते हैं हम लोग एचसीएफ में, तो कॉमन तो 1 ही आएगा। और इसमें हम लोग जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं, 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा, तो ये सारी आ जाएगी। ये बात भी हम लोगों की छोटी सी बात जो कि ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखो एक छोटी सी बात और करते हैं। हमने ये देखा कि दो संख्याओं का जो गुणा है, संख्याओं का गुणा वो किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब हम लोगों को मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, दो संख्याओं का जो गुणा है वो इसके बराबर होता है, हम लोगों को पता है। अभी हमने बात करी थी कि भाई जो एक तो 6 देर का है, एक 72 देर का है, इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो तो 6 देर का है। तो हम लोगों को पूछ लिया कि इसका एलसीएम पता करो, इस फार्मूले से भी इसका एलसीएम पता करा जा सकता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल तो लिख दिया 6 इंटू 72, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम, तो एचसीएफ की जगह 6 लिख दो और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो। अब एलसीएम ज्ञात करना, 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 6 गुणा 72 बटा में 6, 6 से 6 कट गया, और एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। अब देखो आज की क्लास को यही रोक रहे हैं, तो आगे हम लोगों को ध्यान में रखना है, यहां तक एक बार तैयारी करनी है ढंग से और देखना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपको पता है नजदीक ही, और ध्यान से पढ़ते रहें और प्रत्येक चीज को हमें थोड़ा डीप पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको पता है कहीं से पूछ सकता है। वो अंकल जी तो लगते नहीं है अगले वाले अपने कि हम लोगों को पहले शाम को फोन करेंगे भाई ये दे दूं क्वेश्चन। तो ध्यान से इन चीजों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ते हुए फिर एग्जाम की तैयारी करनी है, और तैयारी है ना तगड़ी करनी है। ओके बाय, टेक केयर, और लाइक भी करते रहना है, शेयर सब्सक्राइब सब काम करते रहना है, अपना ही चैनल है, आप सब लोगों के कारण ही चलने वाला है।